जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो बीपीएससी के घटना चक्र का रिवीजन कर रहे थे लोग, उसमें आज की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। अब ये यानी कि जो मेडाइवल हिस्ट्री था उसमें लगभग ये 10 क्वेश्चन बाकी थे, तो सबसे पहले उसे हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अष्टप्रधानी मंत्री परिषद थे। तो यह मराठा प्रशासन में अष्टप्रधानी मंत्री परिषद थे। नेक्स्ट है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? कौन-सी प्रथा है? तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मराठा भू-राजस्व प्रथा से इसका संबंध हो जाएगा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू-राजस्व प्रशासन से संबंधित है। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। उसके बाद ये अगला चैप्टर है, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री का यह अंतिम लेसन होने वाला है। मुगल साम्राज्य का विघटन। बहुत सारे बुक में इसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो मयूर सिंहासन था उसमें बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह अंतिम सम्राट था। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, यानी कि जो यह मयूर सिंहासन था किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह था। क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ 60 लाख रुपया, कितना लाख रुपया? 60 लाख रुपये, कई हजार असरफिया, 1 करोड़ रुपये की सोने की वस्तुएं, 50 करोड़ के जवाहरात कोहिनूर तथा तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था, यानी कि शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के समय वह बिहार में था। वह कहाँ पे था? तो बिहार में। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से लेकर 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल शासक के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो शाह आलम द्वितीय के समय में ही हो गया था। और कब हुआ था? तो 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो जो यह बहादुर शाह जफर नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की राजधानी चांदनी चौक से पालम तक थी। कहाँ से? चांदनी चौक से पालम तक थी। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम में गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, यानी कि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। उसके बाद अब है आधुनिक भारत का इतिहास है। अब कौन सा टॉपिक चालू होगा, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट? तो आधुनिक भारत का इतिहास थे, जिसमें सबसे पहला लेसन है यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। पहला प्रश्न देखते हैं लोग कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह हुआ था अल्मीडा हुआ था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय। प्रथम में पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी, यानी कि यह शासक का नाम नहीं था, यह उन लोगों की पैतृक उपाधि थी। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। अगर यहाँ से ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बात किया जाए कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर कौन आया था, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में आया था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अल्मीडा के बारे में यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली हुगली का उपयोग करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिन से सूरत से मुगल दरबारी अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। यानी कि जो यह विलियम हॉकिंस था, यह सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में असफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा 1612 में स्वाली यानी कि सूरत के समीप पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार पर निरंतरता को तोड़ा। इसके बाद ये जहांगीर के अनुभव से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। यहाँ से भी ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी, अगर पूछे कि अस्थायी रूप से कहाँ पे स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और ये बात की जाए अस्थायी रूप से अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, तो सूरत में स्थापित की थी। और कब की थी? तो 1613 ईस्वी में। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली का स्थान यहाँ स्वाली के युद्ध में, तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, वह कब से कब तक चला था? तो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध यानी कि इसे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध भी कहा जाता है, जो 1740 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1740 में इसका आरंभ हुआ था। का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी कॉमोडोर कर्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालीन कारण था। किसके द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकार किया गया था? तो अंग्रेजी कॉमोडोर या कमांडर कर्टिस बर्नेट के नेतृत्व में। प्रथम कर्नाटक के युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स लास सापेल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी। एक्स लास सापेल की संधि कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में। एक्स लास सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है।
नेक्स्ट है कि 1760 है। 1760 का प्रसिद्ध वांडी वास का युद्ध, वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ ये लड़ा गया? तो फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के खिलाफ ये अंग्रेजों ने लड़ा था। यानी कि जो वांडी वास का युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो जनवरी 1760 है। वांडीवास का युद्ध की बात किया जाए तो यह जनवरी 1760 में अंग्रेजों अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यानी कि इस युद्ध में कौन पराजित हुए थे? तो फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर आयरकुट ने किया था। और वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह इन्हें बिहार से प्राप्त होता था। यानी कि यूरोप वासियों को सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार जो था यह अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम में मुख्य आर्थिक आधार था। भारत चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार है अफीम। अफीम में चाय और कपड़ा था। क्या कहता? तो अफीम में चाय और कपड़ा था। अभी जो 70 बीपीएससी हुआ था उसमें अफीम ऑप्शन में दिया गया था। अगर अगली बार हो सके तो चाय और कपड़ा भी दे सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम में की अधिक आवश्यकता थी। अतः विकल्प अनुसार अफीम में भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न की बात किया जाए कि अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। एक तरफ खोजकर्ता दिया गया है और दूसरी तरफ जन्म स्थान दिए गए हैं। तो बात की जाए कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म इटली में हुआ था। जैक्स कार्टियर का जो जन्म था वह फ्रांस में हुआ था। और सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। जैक्स कार्टियर का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में इसका जन्म हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रे का जन्म यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में हुआ था। फर्डिनेंड मैगलन का जन्म पुर्तगाल में हुआ था। कहाँ पे? पुर्तगाल में हुआ था। उसके बाद ये अगला लेसन है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबे। अगला लेसन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो अक्टूबर 1764 को यह लड़ाई लड़ी गई थी। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, यानी कि मीर कासिम अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, ये तीनों एक तरफ थे। शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर की लड़ाई जो हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की दो संधियां 1765 दोनों संधियां 1765 में हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की दो संधियां हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था।
इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो अगस्त 1765 है। अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा वर्तमान में यानी कि ओडिशा इसका नाम में परिवर्तित करके ओडिशा कर दिया गया है कि दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। उसकी जो दीवानी थी वह अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवाने मुर्शिदाबाद जो बंगाल में था, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान ने तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार ये समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 के जो फरमान जारी किया था उसी के तहत जो कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को। इस यानी कि इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 ईस्वी से लेकर 1837 तक रहा था और बहादुर शाह द्वितीय जिसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो जो बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसे लागू की गई थी। द्वैध शासन की शुरुआत है बंगाल में क्लाइव यानी कि लॉर्ड क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों यानी कि मोहम्मद रजा खान और सिताब राय को पदच्युत कर दिया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक के राज्य कैसे किया था? बांटो और राज करो की नीति के कारण इन्होंने लंबे समय तक यानी कि अंग्रेजों ने लंबे समय तक के भारत पे राज किया था। किस नीति के तहत? तो बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों तक के राज करने का प्रमुख कारण है बांटो और राज करो की नीति थी। नेक्स्ट है अगला लेसन है क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। कौन कौन से राज्य क्षेत्रीय है? तो मैसूर है और ये पंजाब है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। जो टीपू सुल्तान था वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस में स्थापित जैकोबियन क्लब की एक शाखा थी। टीपू सुल्तान ने इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका सदस्य भी बना। उसने यानी कि टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुश्तुनतुनिया का जो आधुनिक नाम है अभी वर्तमान में इस्तांबुल है, इस कुश्तुनतुनिया आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1784 ईस्वी में मंगलुरु की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। टीपू सुल्तान ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक चला था अंत हो गया। अगर बात किया जाए कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था, यह 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। और यह जो संधि थी यह किससे यह युद्ध जो था यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मंगलुरु की संधि जो 1784 ईस्वी में हुई थी उस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस और तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग यानी कि 50% भाग्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ अगर बात की जाए यहाँ से कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1790 से 1792 तक चला था। और यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और यह संधि में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कर्नवालिस से कर रहा था। 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू सुल्तान ने लगभग 3 करोड़ कुछ स्रोतों में 330 लाख रुपये नहीं देंगे, तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि राजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इन्होंने शाहसूजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाहसूजा से। पंजाब ये अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। जो यह पंजाब था यह किसके साम्राज्य का भाग था, तो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। परंतु 1772 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाहसूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाहसूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि पंजाबी भूमि हस्तांतरण अधिनियम कौन सा अधिनियम है? पंजाबी भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसे 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। पंजाबी भूमि हस्तांतरण अधिनियम में वर्ष 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास से हस्तांतरित होना काफी हद तक प्रतिबंधित हो गया। नेक्स्ट है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में सार्वदेशिक हिंदू सभा के नाम से की गई। वर्ष 1921 में इस संस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से की गई। उसके बाद ही अगला लेसन है गवर्नर जनरल और वायसराय, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर बात की जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वारेन ने हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव भारत का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। जो रॉबर्ट क्लाइव था यह बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर 1760 ईस्वी तक एवं 1765 से लेकर 1767 ईस्वी की अवधि में रहा था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई पलासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था। इस युद्ध के उपरांत ये बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। यहाँ से अगर बात की जाए कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और इस पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध के उपरांत ये बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस युद्ध के बाद ये बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो पलासी के युद्ध के बाद इसकी नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है। किसे माना जाता है? सर लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक। सर लियोनिल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। बहुत ही सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होती है। बहुत लोग मानते हैं कि लॉर्ड क्लाइव को द्वैध शासन का जनक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है। इसके द्वैध शासन यानी कि इसके तहत द्वैध शासन के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। इस निर्णय को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों यानी कि मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी कि उनके पद से हटा दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है। द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो बंगाल में। और यह कब से मानी जाती है? तो 1765 ईस्वी से मानी जाती है। द्वैध शासन के अंतर्गत एक कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों को निष्पादन नवाब के माध्यम से करते थे, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने परवर समिति को लिखा था, यह नाम यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वह कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में किया गया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में किया गया था। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। जो ये ठग थे यह किसकी पूजा करते थे? तो काली की पूजा करते थे, दुर्गा की पूजा करते थे अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो यह कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन था इसने नियुक्त किया था ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे नियुक्त किया था।
उसने लगभग 1562 यानी कि 1826 से लेकर 1835 के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात ही संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का जो संगठित रूप से अगर बात किया जाए अंत कब हुआ था, तो 1837 ईस्वी में इनका अंत हो गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि भारत में ठगी का उन्मूलन, वही प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो डब्ल्यू एच सिलीमन को यह ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम में रेलवे लाइन ने किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में या लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम में रेलवे लाइनें बिछाई गई थे। प्रथम में रेलवे लाइनें 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेनें 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए, तो बात की जाए कि सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंग ने किया था, यानी कि इससे संबंधित हो जाएगा। दूसरा है कि दास प्रथा का भी उन्मूलन विलियम बेंटिंग से ने किया था, यानी कि इससे संबंधित था। तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, यह विलियम बेंटिंग के कार्य नहीं थे। चौथा है कि ठगों के संगठित गिरोह का दमन, इससे भी संबंधित है विलियम बेंटिंग। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं लोग कि व्याख्या में क्या कर रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 से 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंग के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 से पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंग ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 से 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस से चला गया। जो यह विलियम बेंटिंग था, यह इंग्लैंड वापस कब गया था, तो 1835 ईस्वी में। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया। अतः कथन 1, 2, 4 सही है, इसका कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा। नोट पॉइंट दिया गया है, नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि क्या कर रहे हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था। लेकिन इस एक्ट के पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच प्रदान किया। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1843 ईस्वी के इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से हुआ था, इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। इस एक्ट में दासों की खरीद फरोख्त और गुलाम रखने को सीधे तौर पे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 में बात की जाए कि भारत का गवर्नर कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पे था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जिसका शासन 1856 से 1858 तक रहा था, वही था। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। वायसराय कब से कब तक रहा था, तो यह 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक यह वायसराय के पद पर रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो जो ये लॉर्ड लीटन था इसका संबंध एस्ट्रेची कमीशन से था और शस्त्र अधिनियम से भी था, यानी कि एस्ट्रेची कमीशन से भी इसका संबंध हो जाएगा।
शस्त्र अधिनियम से भी इसका संबंध हो जाएगा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी इसका संबंध हो जाएगा। लेकिन जो ये इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल का संबंध की बात की जाए तो इसका संबंध है लॉर्ड रिपन से था। इल्बर्ट बिल का संबंध किससे था? तो लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। किसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल को पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की किससे? वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक के आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया गया। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल लगभग 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा था। शासनकाल ने अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसने सिंध विजिट कर उसका अधिग्रहण किया? तो चार्ल्स नेपियर ने सिंध विजिट करके उसका अधिग्रहण किया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स नेपियर के द्वारा। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के काल है, यानी कि इसका काल कितना से कितना तक रहा था? लॉर्ड एलन बोरो का काल है तो 1842 से 1844 ईस्वी तक लॉर्ड एलन बोरो का काल रहा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के काल के दौरान ही 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1843 ईस्वी में। पी रॉबर्ट्स के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध 1843 से 1842 ईस्वी के बाद हुई और नैतिक व राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची एक यानी कि एक तरफ व्यक्ति दिए गए और दूसरी तरफ सूची दो यानी कि विषय दिए गए, उसके साथ सुमेल कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो अगर बात की जाए कि मैकडोनाल्ड का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा कम्युनल अवार्ड से। इसका संबंध किससे था? कम्युनल अवार्ड से। लिनितगो का संबंध है अगस्त प्रस्ताव से। इसका संबंध किससे हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव से। डलहौजी का संबंध हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इसका संबंध हो जाएगा। और चेम्सफोर्ड का संबंध हो जाएगा द्वैध प्रशासन से। तो अगर बात की जाए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि मैकडोनाल्ड का संबंध कम्युनल अवार्ड से था। इसका संबंध किससे था? तो कम्युनल अवार्ड से। लिथगो का संबंध अगस्त प्रस्ताव से था, यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव आया था यह इसी के कार्यकाल में आया था। डलहौजी का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा। चेम्सफोर्ड का संबंध द्वैध प्रशासन से हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं किया गया था। तो जयपुर को जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, हड़प नीति, उसके तहत जयपुर को शामिल नहीं किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा को 1849 में विलय किया गया। जयपुर एवं संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 ईस्वी में तथा नागपुर को 1854 ईस्वी थे। यानी कि इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है और बनता भी है कि सतारा को कब मिलाया गया था, नागपुर को कब मिलाया गया था, उदयपुर को कब मिलाया गया था। जयपुर इसमें शामिल नहीं था। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो यह सुरक्षा प्रकोष्ठ यह नीति से संबंधित कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। इस नीति का संबंध किससे हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स से इसका संबंध है।
सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी से वारेन हेस्टिंग्स से तथा विलेजली संबंधित है। कौन कौन इस नीति से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से और विलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, यानी कि बफर स्टेट बनाने का उद्देश्य क्या था? तो अपने राज्य की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। उस समय भय किनसे था? तो अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध करने वाले उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थे। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीति के शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार है। पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा पहला सहायक संधि को स्वीकार किया गया था और यह सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। कहाँ पे शरण ली? तो बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सबसे पहला कथन कर रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन कर रहा है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सिवाय प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, ये भी सत्य है। तीसरा कथन है कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया, ये भी कथन सत्य है। और चौथा है कि इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, चौथा कथन भी सत्य है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो अगर बात की जाए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 1, 2, 3, 4 यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसा है लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा था। वैसा लॉर्ड मेयो का शासनकाल उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार मेयो ने प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देकर प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1871 ईस्वी में मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की उन वित्तीय समस्याओं को संतुलित करने का प्रयास किया जो लगातार घाटे की स्थिति में थी। तो घाटे की स्थिति में थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो जो ग्वालियर था, ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य या अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। बाकी सिंध हो गए, औध हो गए, सतार हो गए, इन तीनों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया।
सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के समय में 1842 से लेकर 1844 के शासनकाल में किया गया था। ये विलय इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो सिंध का विलय हुआ था अंग्रेजी साम्राज्य में, वह किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में किया गया था एवं व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1849 में किया गया। डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया कब संपन्न हुई थी? तो 1 मई 1849 को प्रक्रिया संपन्न हो गई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम में फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जब दिल्ली में वह राजकीय प्रवेश से किया था तो उसी के अवसर पे बम इसके ऊपर फेंका गया था। किसके ऊपर? तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा की। और यह क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में शायद पूछा गया है क्वेश्चन है कि जो कोलकाता की राजधानी की वह दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में की गई थी। 1911 में घोषणा की गई थी और जो स्थानांतरित हुई थी वह 1912 में हुई थी। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश से जुलूस निकाला जा रहा था। इसी राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम में फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए और महावत मारा गया। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस घटना की योजना क्रांतिकारी किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक इसका कार्यकाल रहा था। के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन ने इनका अभिवादन किया था। किसके द्वारा इनका अभिवादन किया गया था? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इनका अभिवादन किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम ही प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यानी कि यहाँ से पूछ रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां दी जाती थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इस चारों ऑप्शन में से इसमें कोई भी ऐसा वायसराय नहीं है जिसके कार्यकाल में या समय में राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधि प्रदान की जाती थी। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिल्लत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थे। 1859 से
एवं 60 1859 एवं 60 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि यह जो उपाधि दी जाती थी यह किस समय दी जाती थी, तो 1859 एवं 60 ईस्वी के मध्य दी जाती थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो सी राजगोपालाचारी थे जिन्होंने भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था। यानी कि ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल का पद मिला था। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वह वर्ष 1952-54 तक के मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। यानी कि ये जो सी राजगोपालाचारी है ये 1952 से लेकर 1954 ईस्वी तक के मद्रास के ये मुख्यमंत्री भी रहे। कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1959 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1959 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है वही प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद अगला लेसन है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यानी कि ब्रिटिश शासन जो थी उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़े थे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो रेलवे का जो भारतीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ा था वह आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। यानी कि रेलवे ने आयात को तो बढ़ावा दिया लेकिन औद्योगिक विकास में वह बाधा डाली। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। भारत में पहली बार रेलवे कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में चली थी और कहां से कहां तक चली थी, तो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला और औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारतीय उद्योगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, तो नकारात्मक ये प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो यह जो अस्थाई बंदोबस्त था यह जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त चिर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्टमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह जो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त चलाई गई थी उससे और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अस्थाई बंदोबस्त को चिर अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह शायद क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चिर अस्थाई बंदोबस्त कब किया गया था। चिर अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है इस्टमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी। यहाँ से ये जो नाम दिए गए ये नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो अस्थायी बंदोबस्त थी वह कितने ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल पर फैली थी या शामिल थी, तो 19% हिस्सा शामिल थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास से रखना था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि किसने बंगाल में चिर अस्थायी, हम अभी बोले हैं कि क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है, किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त या चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी, तो 1793 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसे सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। कहाँ पे, मद्रास में सबसे पहले लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारह महल क्षेत्र में लागू की गई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। थॉमस मुनरो का संबंध किस व्यवस्था से है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो के शिष्य मुनरो का शिष्य कौन था, एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया।
संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% है। 51% क्षेत्र है और वह क्षेत्र कौन-कौन से थे? तो मद्रास था, बम्बई के कुछ हिस्से, असम एवं कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग जो यह कुर्ग है या आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, आदि में यह व्यवस्था लागू की गई थी। यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन-सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो यह जो अस्थाई जो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लगभग ब्रिटिश भारत के 51% भाग पे लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 से 1835 ईस्वी के बाद जी विगेंट और एच ई गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति या रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने मद्रास से में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि वह प्रथा जिसके तहत एक किसान स्वयं स्वयं में भूमि का मालिक होता था और इस सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो रैयतवाड़ी प्रथा में जो किसान होता था वह स्वयं भूमि का मालिक होता था और इस सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और ये सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में, यानी कि जो यह उत्तर पश्चिमी प्रांत था, अभी वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में प्रांतों में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांतीय पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30%, लगभग कितना प्रतिशत? तो लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। यह जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि बंगाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त है। तथा विकल्प सी सत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में विकल्प सी को ही सत्य माना है, यानी कि उसका सही आंसर सी माना है। नेक्स्ट है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो बेगार या अवैध उपकर था, इसे मेथी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो सॉरी, वेथी के नाम से जाना जाता था। जो जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे वेथी के नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है। बेगार किसे कहते हैं? तो लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित थे। तो इसमें ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन भी शामिल थी। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार भी शामिल थे। रेलवे के गारंटेड ब्याज भी शामिल था। यानी कि इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियों तथा रेलवे के निवेशकों को ग्रांटेड ब्याज, ये सभी समाहित थे। यहाँ विकल्प में त्रुटिवश से भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार लिखा गया है, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियां ज्यादा सही है, जिसका उल्लेख बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने भी किया है। यानी कि इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो बिपिन चंद्र के पुस्तकों में किया गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसे 1900 ईस्वी में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या देखिए कि पंजाबी भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास से हस्तांतरित होना काफी हद तक नियंत्रित हो गया।
नेक्स्ट है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष से स्थापित की गई थी। यहाँ पे पहली की बात कर रहा है, सफल थी, नहीं थी, असफल थी, उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो इसे 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1818 ईस्वी में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास से फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा, यानी कि यह असफल रही और इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद ये अगला लेसन है 1857 की क्रांति। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बारे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है 1800 क्रांति से, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूकें ब्राउन बेस से, पुरानी बंदूक का नाम क्या था? तो ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि किससे राइफल को रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल लाया गया था। तो ब्राउन बेस से राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफल लाया गया था। इस राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस से 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। कर्नल कौन थे? तो कर माइकल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूस से भारतीय सैनिकों को देने का आदेश दिया, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। अतः इससे नाराज तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी या तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवेलरी के 90 में से 85 सैनिकों ने इससे कारतूसों के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इस बगावती सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। इस कृत्य से क्रुद्ध इन सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो अधिकारियों की जो असक्षमता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये कारण थे। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश ये भी कारण था और भत्ते की रोकथाम ये भी इसका कारण था, लेकिन जो अधिकारियों की अक्षमता थी यह कारण नहीं था। ईसाई धर्म में फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास से जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाके आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से किसने किया था? फैजाबाद से किसने किया था? तो जो बात की जाए कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किससे के नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो बेगम ऑफ अवध यानी कि
अवध की जो बेगम थी उनके द्वारा लखनऊ में नेतृत्व किया गया था। लखनऊ यानी कि अवध। अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध यानी कि हजरत महल ने किया था। लखनऊ से विद्रोह कौन किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। और ये अवध यानी कि लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 30 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर रहेगा। यानी कि नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व किया था, और दिल्ली से बेगम जीनत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यानी कि यह जो चारों क्या है, यह चारों सत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक के कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो मई 1857 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह थे। अंतिम में मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो बेगम जीनत महल की भूमिका 1857 के विद्रोह में संदेहात्मक थी। यानी कि ये ब्रिटिशों से मिली थी। यानी कि ऐसा इतिहासकारों का कहना है। ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार वह विद्रोहियों की सहयोगी न होकर अंग्रेजों के साथ ही समझौता करने वाली तथा विद्रोह को कमजोर करने वाली कड़ी थी। हालांकि कुछ स्रोतों में कहा गया है कि जीनत महल ने 1857 के विद्रोहियों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस कथन की पुष्टि किसी विश्वस्त स्रोत से नहीं होती है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो जो हैदराबाद के निजाम थे, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। बाकी विजयनगरम के राजा ने की थी, तमिलनाडु के पोलिगारो ने की थी, और त्रावणकोर के दीवान ने वेलुथम्पी, यानी कि इन तीनों लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी। उपरोक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी भी कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगारो द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808 से लेकर 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा या सबसे कट्टर दुश्मन था? तो जो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ये अंग्रेजों के सबसे बड़े या सबसे कट्टर दुश्मन थे। इन पे यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह पे अंग्रेजों के द्वारा लगभग 50,000 का इनाम रखा गया था। कितना का इनाम रखा गया था? तो लगभग 50,000 का इनाम इनके ऊपर रखा गया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो फैजाबाद से किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टम के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो चिन्नापट्टम के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब जो थे, ये 1857 के विद्रोह को देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तो तत्या टोपे का जो नाम है, या नाम जो है वह 1857 के आंदोलन से जुड़ा, यानी कि 1857 में इनका बहुत बड़ी भूमिका थी। बाकी भगत सिंह, बीजी तिलक के ये 1857 के बाद ये आए थे।
नेक्स्ट है कि तात्या टोपे। तात्या टोपे की बात करें इनका कार्यकाल की, तो 1814 से लेकर 1859 ईस्वी तक इनका समय अवधि रहा था। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के एओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत थे। यानी कि इनका जो नाम था नाना धोंदोपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस और नाम से जाना जाता है? धोंदोपंत को तो नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बने। इन्हें सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वह ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? तो इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो वाराणसी में। इनके बचपन का नाम मनु था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो मनु था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जो साहूकार और जमींदार थे इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक इन लोगों ने भाग लिया था। खेतिहर मजदूर और कृषकों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। यानी कि बड़े जो रजवाड़े थे, भारतीय जो रजवाड़े थे और जो बड़े जमींदार थे, वह 1857 की क्रांति में विद्रोह की तरफ से जो लोग थे, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे, उनका साथ ना देके अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे कि वह उनका जमींदारी ना चला जाए, उनकी रजवाड़ा ना चला जाए, और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के महाराजा, पटियाला और नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। यानी कि इतने सारे लोगों ने 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। इसमें आपका देखने को मिलेंगे ग्वालियर के सिंधिया हो जाएंगे, जो अभी एक शायद मंत्री या केंद्र सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हीं से संबंधित है सिंधिया परिवार से। इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के महाराजा, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के राजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की। यानी कि गवर्नर जनरल जो कैनिंग था वह बाद में टिप्पणी की थी कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। ऊंचे तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, यानी कि बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस से दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। यानी कि विद्रोह में साथ नहीं दिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास बना था कि अंग्रेज आधुनिकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ से 1857 का विद्रोह हुआ था।
लखनऊ यानी कि अवध है, वर्तमान इसका नाम ये लखनऊ है और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, अवध है। अवध में विद्रोह का प्रारंभ 23 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी कि बेगम ऑफ अवध ने किया और अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब ये घोषित किया। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय अवध का नवाब ये कौन था, तो बिरजिस कादिर था। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि लखनऊ का जो विद्रोह हुआ था, लखनऊ से जो 1857 की विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था, तो 1858 में कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ की पुनः कब्जा कर लिया। जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। वह कहाँ पे चली गई, तो वह नेपाल चली गई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसी भी प्रकार की योजना नहीं थी। वह बिना योजना के ही विद्रोह हो गया था और ना ही उसके केंद्रीय संगठन यानी कि वह जो विद्रोह हुआ था उससे उसे संगठित करने का कोई केंद्र केंद्र के रूप में कोई व्यक्ति या कोई संस्था काम कर रही थी। उसकी कमी से यह विद्रोह असफल हो गया और बहुत सारी राजा रजवाड़ी जमींदारी इस विद्रोह से तटस्थ यानी कि इस विद्रोह में साथ नहीं दिए थे। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थे। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। बेरासी वर्षीय बहादुर शाह कमजोर यानी कि एक इसका नेतृत्व कर भी रहे थे बहादुर शाह जफर, तो वह 82 वर्ष की अवस्था में थे। बहादुर शाह जफर कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित एवं एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। उनमें यानी कि जो विद्रोही थे उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति के साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो अगर बात की जाए अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता यानी कि जो अंग्रेजी सेना थी वह श्रेष्ठ थी। 1857 की क्रांति क्यों विफल हो गया, क्योंकि जो विद्रोह कर रहे थे उनमें अनुशासनहीनता थी यानी कि वे अनुशासित नहीं थे। दूसरा कारण था कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, जिसकी वजह से 1857 का जो क्रांति हुआ था वह विफल हो गया। तीसरा कथन है कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव भी था, यानी कि सभी वर्गों के लोगों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विचार कीजिए एक तरफ एक कथन दिया गया है और दूसरी तरफ एक कारण दिया गया है। कथन क्या कर रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्या रहा था, तो यह असफल रहा था। कथन तो बिल्कुल सत्य है। कारण भी कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये भी कथन सही है और यानी कि कारण भी सही है और जो कथन है यह कारण जो स्पष्ट कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। दोनों ए और आर ए सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी यानी कि सही व्याख्या इसका कर रहा है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप क्या था, तो इसका स्वरूप सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व यथा पटियाला जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को यह घोषणा हुई थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद ये भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का अन्य नाम है भारत मंत्री भी देखने को मिलता है। भारत के राज्य सचिव का पद तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। उस समय भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। कब जारी हुई थी? 1 नवंबर 1858 को इनकी उद्घोषणा जारी हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। यानी कि 1857 का जब विद्रोह हो गया था तो ब्रिटिश सरकार ने किन स्थानों से सिपाहियों का चयन किया था? तो गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रदेश से इन सिपाहियों का चयन किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन बंगाल, बिहार और अवध के उच्च जाति के हिंदुओं से हटकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्लें कहे जाने वाले लोग विशेष रूप से डोंगरा जाट, राजपूते, बलूचियों, गढ़वाली, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि यूपी के थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। जो यह सेना का पुनर्गठन किया गया था यह किस पे आधारित थी? तो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पे आधारित थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी गई है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम ये बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। यानी कि जॉन लॉरेंस और सीले का मत क्या है? तो जो 1857 का विद्रोह था वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम में तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वही क्वेश्चन है। तो यह बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? तो बी डी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। यह 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन शायद तीसरी बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग का गठन किया गया था। किससे आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा है कि पील आयोग का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से इसका संबंध है। और इसका गठन क्यों किया गया था? तो भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए इसका गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए गठित पील आयोग ने कहा कि रेजिमेंटों में भिन्न जाति समुदायों को मिश्रित रखने का सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व यानी कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1/2 अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1/3 रखा गया। मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात कितना रखा गया? तो 1/3 अनुपात रखा गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका यानी कि यह कथन जो है यह डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा यह कथन कहा गया? तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने यह कथन कहा है। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की नेताओं की सूची एक तरफ दी गई है और दूसरी तरफ यानी कि उनके विद्रोह का क्षेत्र दिया गया है। तो अगर बात की जाए कि कुंवर सिंह ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। हजरत महल की बात की जाए तो इन्होंने लखनऊ से विद्रोह किया था। इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था? तो लखनऊ से। खान बहादुर ने बरेली से विद्रोह किया था। यहाँ पे देखते हैं लोग कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से विद्रोह किया था। हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया था। खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है अगला लेसन की बात की जाए तो अगला लेसन है अन्य जन आंदोलन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो जो यह नील विद्रोह था यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। इसका संबंध किससे था? इससे हो जाएगा यानी कि सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो नील विद्रोह है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंगाल की नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास का अन्य नाम विष्णुचरण विश्वास है। विष्णुचरण विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला रैयतों ने बगान मालिकों को लगाने चुकाने से भी इनकार कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया।
इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। जो यह पत्रिका है हिंदू पैट्रियट, इसके संपादक कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक दीन नील दर्पण में किया है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि नील दर्पण में किस विद्रोह का जिक्र मिलता है? तो जो नील विद्रोह हुआ था उसका जिक्र किया गया है। और नील दर्पण के लेखक कौन है? यानी कि जो यह नाटक नील दर्पण है, इस नाटक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा इस नाटक को लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने किसने या कौन कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ये नील विद्रोह के नेतृत्व करता थे। यानी कि नील विद्रोह जो हुआ था उससे का नेतृत्व इन्होंने किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, ये रचना किसने किया है? नील दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? दीनबंधु मित्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसके लेखक दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की रचना की गई है। और नील दर्पण क्या है? तो यह एक नाटक है। नेक्स्ट है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा व वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो नाटक है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक को लिखा गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ है। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो जो यह आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ यानी कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। यानी कि जो यह वंदे मातरम गीत है यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जथा किसने स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जथा वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जथा को स्थापित किया था। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ईस्वी तक इनका काल रहा था। 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें आजीवन निर्वासन की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन यानी कि कुछ स्रोतों में इनकी मृत्यु का कारण तपेदिक यानी कि टीबी बताया गया है। कुछ स्रोतों में इनकी मृत्यु का कारण टीबी बताया गया और घटा चक्र क्या मानता है? तो 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोही सही रूप में किससे भौगोलिक इलाके में हुआ था? जो रामोसी विद्रोह हुआ था वह सही रूप में किससे भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो जो यह विद्रोह हुआ था यह पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रामोसी विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमाजी नाई के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट है अगला विद्रोह कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो यह बघेरा विद्रोह हुआ था यह बड़ौदा में हुआ। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। जो बघेरा विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा की गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया।
इन्होंने 1818 से लेकर 1819 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास से समाप्त हो गया। जो बघेरा विद्रोह हुआ था वह लगभग कब समाप्त हो गया, तो 1820 के आसपास यह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है कि पागलपंथ थे। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो जो पागलपंथ थी इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करम शाह के द्वारा पागलपंथ की स्थापना की गई थी। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी शुरुआत करम शाह या करीम शाह द्वारा की गई थी। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पागलपंथी विद्रोह था, इस विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? तो इस विद्रोह का संबंध गारो जनजाति से संबंधित था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के शेरपुर और मैमन सिंह के क्षेत्रों यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में स्थित में मुख्य रूप से विस्तृत था। शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो जो यह खोंड जनजाति थी, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था और क्यों किया था? तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसके द्वारा यह विद्रोह किया गया था? तो खोंड जनजाति के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था।